हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ दो टॉपिक जो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं और पीजीबीपी के चैप्टर में भी आपको परेशान करते हैं, कभी कभी एग्रीकल्चर इनकम पढ़ते समय भी आपको परेशान करते हैं। बच्चों, एग्रीकल्चर इनकम हम सबको पता है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन इंडिया। तो अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम हुई है इंडिया से तो सर उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता इंडिया में। बहुत सिंपल। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर एग्रीकल्चर इनकम हुई है आउटसाइड इंडिया से तो सर वो टैक्सेबल होती है इन इंडिया अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो इस बात को हमने ध्यान रखना है, कई बार बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। एनीवेज, अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि एक एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम भी होगी और उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी होगी एक ही बिजनेस से। कंपोजिट इनकम, हाँ जी, कौन सी इनकम? कंपोजिट इनकम। फॉर एग्जाम्पल एक ही एसएससी है, बहुत लाइटर नोट पे बताता हूँ, वो आलू भी बना रहा है और आलू से चिप्स भी बना रहा है। तो आलू उगा रहा है, आलू को प्रोड्यूस कर रहा है, तो सर वो हो गई एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन आलू से चिप्स बना रहा है तो वो हो गई नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसकी पूरी गाइडलाइंस गिवन है कि कंपोजिट इनकम को आपने कैसे बाइफिकेट करना है। लेकिन कुछ बिजनेस हैं जैसे ग्रोइंग ऑफ रबर, टी, कॉफी, इनके केस में गवर्नमेंट ने खुद ही एक परसेंटेज बता दी कि कितनी एग्रीकल्चर इनकम होगी और कितनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। ओके, फॉर एग्जांपल रबर के केस में गवर्नमेंट ने बोला 35% ऑफ द कंपोजिट इनकम विल बी दी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। टी के केस में बोला 40%। कॉफी अगर सिर्फ ग्रोन और क्योर्ड है तो सर 25% विल बी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कॉफी अगर ग्रोन, क्योर्ड, ग्राउंडेड और रोस्टेड है तो सर 40% ऑफ द इनकम विल बी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। राइट, ये परसेंटेज गवर्नमेंट ने बता दी कि सर आपके अगर ये कंपोजिट बिजनेस है तो आप ये परसेंटेज लगाएं और आप अपनी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकाल लीजिए। मैं इसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करता हूं सर। मिस्टर एन, इनकी कंपोजिट इनकम फ्रॉम growing and manufacturing tea in India, growing and manufacturing tea in India, इनकी जो कंपोजिट इनकम है दैट इज ₹100 lakhs। तो सर अगर मुझे कोई बोल दे इसमें से एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकालो तो मैं सर सिंपल करूंगा, कंपोजिट इनकम is equal to ₹100 lakhs। सर एग्रीकल्चरल इनकम is equal to 60 lakhs। हाउ 60 lakhs? सर 60%। तो हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम अपने आप निकल के आ गई इनकी, इस पर हमें टैक्स लगाना चाहिए और वो कितनी है? 40 lakhs नॉन एग्रीकल्चर इनकम। सर ये तो हो गया इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन सर इसके साथ एक और सेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है पीजीबीपी हेड का, जिसका नंबर है सेक्शन 33AB और उसे बोलते हैं टी, कॉफी, रबर डेवलपमेंट अकाउंट। टी, कॉफी, रबर डेवलपमेंट अकाउंट। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल रखी है कि अगर आप टी, कॉफी, रबर मैन्युफैक्चरिंग में हैं और आप कुछ पैसा टी, कॉफी, रबर डेवलपमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं इन अकॉर्डेंस विद स्कीम, यानी बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनको अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको डिडक्शन मिलती है। हाँ जी, तो आपको क्या मिलती है? डिडक्शन। और डिडक्शन का अमाउंट होगा अमाउंट डिपॉजिटेड और, हाँ जी, डिडक्शन का अमाउंट होगा अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ इनकम फ्रॉम टी, कॉफी और रबर विच एवर इज लेस। अब
पहला क्वेश्चन जो माइंड में बन जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए कि सर 40% हम किसका निकालेंगे, और पहले हम डिडक्शन देंगे या पहले हम उन्हें 60-40% एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर बांटेंगे, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल सर यही क्वेश्चन चल रहा है, कंपोजिट इनकम 100 लाख दे रखी है, टी का अपना क्वेश्चन है, और एक आगे आपको और चीज़ बता दी कि सर अमाउंट डिपॉजिटेड, मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ, अमाउंट डिपॉजिटेड इन टी डेवलपमेंट अकाउंट ₹10 लाख। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे कंपोजिट इनकम ₹100 लाख, और इसी में से हम लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB। अब डिडक्शन कैसे देंगे सर? अमाउंट डिपॉजिट और 40% ऑफ इनकम, दिस इनकम विच एवर इज लेस। हमारा अमाउंट डिपॉजिट था 10 लाख, तो वही लेस है, सर हमने 10 लाख की रिडक्शन दी, हमारे पास इनकम कितनी बच गई 90, और फिर इस पर हम परसेंटेज लगाएंगे एग्रीकल्चरल इनकम की। एग्रीकल्चर इनकम कितना होता है? 60% होता है कॉफी टी के केस में, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया जी 54, राइट। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम हमारी कितनी निकल गई? दैट विल बी 36। इजी। तो सर अगर आपका अमाउंट डिपॉजिट हुआ है तो पहले आप उसको लेस कर दीजिए, उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा उस पर वो परसेंटेज लगाएंगे जो हमने डिसाइड करी थी। अब बच्चों हमें एक बात और पढ़नी है, एक इंपॉर्टेंट बात जो इस सेक्शन में, बहुत सारी बातें हैं ऑल दो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? 33AB की कुछ कंडीशंस हैं। सर 33AB की कुछ कंडीशंस क्या है? जैसे कि एक कंडीशन है कि सर आपका अमाउंट जो है वो स्कीम अप्रूव्ड होनी चाहिए, आपका अमाउंट जो है उसी अकाउंट में डिपॉजिट हो जो स्कीम आपकी अप्रूव्ड है, ठीक है सर। तो आपका अकाउंट अप्रूव्ड एज पर स्कीम होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों एक और कंडीशन है कि अमाउंट किस लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो और किस लिए आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। यानी एक कंडीशन लगा रखी है कि सर कुछ पर्पस दे रखे जिन्हें नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया कि आप इनके लिए अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते, और अगर आपने पहले डिडक्शन ले ली थी और उसके बाद आपने जो नेगेटिव लिस्ट वाले पर्पसेस हैं उनके लिए आपने उस अमाउंट को यूटिलाइज किया, तो जो डिडक्शन आप पहले ले चुके थे और जितना अमाउंट आपने उसमें से मिस यूटिलाइज कर लिया, यानी फॉर एनी पर्पस अदर देन स्पेसिफाइड इन द स्कीम के लिए यूज कर लिया, तो सर आपने जो अमाउंट यूज किया वो आपकी उस ईयर की इनकम में ऐड हो जाएगा जिस ईयर में आपने उस अमाउंट को मिस यूटिलाइज किया। अब वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको बोलते हैं कि मिस यूटिलाइज हो गया? तो सर ये 4 बातें हैं। अगर आप इन 4 बातों को समझ लें तो सर आपको ये समझ आएगा कि इस मुद्दे के लिए आप अपना अमाउंट यूटिलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमाइसेस और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और गेस्ट हाउस। तो कोई भी आप प्लांट और मशीनरी आप ऑफिस प्रीमाइसेस या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन या गेस्ट हाउस के लिए नहीं खरीद सकते। एनी ऑफिस अप्लायंस, कोई भी सर ऑफिस के लिए आप कोई अप्लायंस नहीं खरीद सकते एक्सेप्ट कंप्यूटर्स। मशीनरी प्लांट the cost of which has been debited to profit and loss account either as depreciation or otherwise। यानी सर जिस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो उसको आप यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं मान सकते सर। यानी आप ध्यान दें सर, इस स्कीम में जो आप एसेट खरीदेंगे उस पर डेप्रिसिएशन आपको अवेल नहीं करने दी जाएगी। या फिर कोई भी न्यू मशीनरी और प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड इन एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर द पर्पस of the business of construction, manufacture or production of any item which is specified in 11th schedule। 11th schedule सर एक बार डिस्कस कर लेंगे, इनकम टैक्स एक्ट में बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है, उसको देखेंगे। और एक बात और सर, अगर आपने इनमें से किसी भी पर्पस के लिए अमाउंट को यूटिलाइज किया तो मान लेंगे वो मिस यूटिलाइज है, और मिस यूटिलाइज मान लेंगे, और जिस ईयर में आपने उसे मिस यूटिलाइज किया हम उसी ईयर की उसको क्या मान लेंगे? इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आपने 15-16 में अमाउंट डिपॉजिट कराया था, आपने डिडक्शन अवेल कर ली, और आपने 17-18 में जाके इन चारों में से किसी पर्पस के लिए उस अमाउंट को यूटिलाइज कर लिया, तो सर हम ये मान लेंगे कि आपने उस अमाउंट को मिस यूटिलाइज किया, और 17-18 की इनकम में वो अमाउंट ऐड कर देंगे जितना खर्चा आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर 4 बातों के लिए किया। ओके,
वेरी सिंपल सर। अब बच्चों एक तो छोटे छोटे पॉइंट और है इस सेक्शन में जो हमने ध्यान रखने हैं। जैसे मैंने आपको एक पॉइंट तो बता ही दिया था कि डिडक्शन शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, हमने डिस्कस कर लिया था। एक बात और, अमाउंट जो डिपॉजिट कराना है वो कराना है विद इन 6 मंथ्स। हाँ जी, अमाउंट डिपॉजिट कराना है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द प्रीवियस ईयर और फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और आपको एक डेट और दे दी, और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम विच एवर इज अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर है 15-16, तो यहां से 6 मंथ्स काउंट करने हैं, और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो मैं मान लेता हूं मेरी ड्यू डेट भी 30 सितंबर की थी, तो मुझे 30 सितंबर तक टाइम मिलेगा अमाउंट डिपॉजिट कराने का। अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो सर आपको वो अमाउंट जो है वो आपको अपने अकाउंट्स को जो है ऑडिट कराना पड़ेगा बाया चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अप्रूव करवाना पड़ेगा कि आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया था स्पेसिफाइड अकाउंट में विच वाज अप्रूव्ड एज पर द टी एंड रबर डेवलपमेंट, टी और कॉफी डेवलपमेंट बोर्ड और रबर डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा जी, अब बच्चों अगर आप ये अमाउंट विड्रॉ करते हैं इन सिचुएशंस में, क्लोजर ऑफ बिजनेस, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डेथ ऑफ एसएससी, तो अलाउड है, आप विड्रॉ कर सकते हैं, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। लेकिन अगर क्लोजर ऑफ बिजनेस है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है तो सर ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा तभी के तभी, और कोई केस है तो ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा जी, विड्रॉल ऑफ डिडक्शन, एक बात बच्चों हमने और याद रखनी, ये 9th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सर। आपने डिडक्शन क्लेम कर ली और आपने उसके बाद अमाउंट विड्रॉ किया और आपने उसे यूटिलाइज नहीं किया, तो दो बातें हैं, यहां तक मैं बोलता हूं 3 बातें हैं। ए, यूटिलाइज कर लिया फॉर पर्पस ऑफ द स्कीम। बी, यूटिलाइज कर लिया लेकिन नॉट फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम, जिसमें बोलता हूं कि मिस यूटिलाइज कर लिया। और तीसरा, विड्रॉ कर लिया और यूटिलाइज किया ही नहीं। तो सब यूटिलाइज कर लिया कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले डिडक्शन मिल चुकी थी, वो अलाउड रहेगी। लेकिन अगर मिस यूटिलाइज किया या फिर यूटिलाइज नहीं किया तो सर जिस ईयर में आपने विड्रॉ किया था और आपने उसे या तो मिस यूटिलाइज कर लिया या फिर यूटिलाइज ही नहीं किया, हम उस अमाउंट को उसी ईयर की इनकम मान लेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। अभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कराऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है, जो आपने न्यू एसेट परचेज किया इन अकॉर्डेंस विद दिस स्कीम, उसे आप 8 ईयर्स तक सेल नहीं कर सकते। कितने ईयर्स तक सेल नहीं कर सकते? 8 ईयर्स तक। यू हैव टू कीप दैट एसेट टिल 8 ईयर्स। अगर आपने उसे 8 ईयर्स से पहले सेल किया तो जो भी आपके इम्प्लीकेशन नॉर्मल सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट पे होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जितना आपको डिडक्शन मिली थी, जितना अमाउंट इस एसेट पे आपने परचेज पे किया था, उतना अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा उस ही ईयर में जिस ईयर में आपने इसको सेल किया, राइट। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन मतलब कि आप कुछ केसेस में 8 ईयर से पहले वो एसेट आप सेल कर सकते हैं, जब एसएससी वो एसेट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या किसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को या गवर्नमेंट कंपनी को सेल करे, तो ये 8 ईयर्स वाली रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है, कर सकते हैं और उससे कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे। या फिर कोई फर्म है जो कन्वर्ट हो गई है कंपनी में, सक्सीड कर दिया है उसे कंपनी ने, और जितने भी एसेट और लाइबिलिटी फर्म के थे अब वो सारे किसके बन गए हैं? कंपनी के। और जितने भी पार्टनर्स थे पार्टनरशिप फर्म में अब वो सारे किसके शेयर होल्डर बन गए हैं? कंपनी के। बस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सर आप 8 ईयर्स से पहले उस एसेट को सेल कर सकते हैं इन 2 पर्टिकुलर केसेस में, राइट। अब जरा बच्चों जल्दी से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ। सेम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। सो सेम क्वेश्चन क्या था? 100 लाख की हमारी कंपोजिट इनकम है, 10 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए तो 90 लाख की मेरी कंपोजिट इनकम बची, जिसमें से 40% मेरी बिजनेस इनकम मान ली गई, 40% बोले तो 36, और 60% मेरी एग्रीकल्चर इनकम मान ली गई, माइनस करके आ गया इसमें 54, राइट। अब सर मैंने ये जो 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे मैंने इसका क्या किया, मैं आपको ये दिखाता हूं। सर मैंने 10 लाख रुपए में से कुछ पैसे निकाले, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए निकाले फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम और 2 लाख रुपए निकाले फॉर नॉन स्पेसिफाइड पर्पसेस, जो हमने वो 4 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। और इस 4 लाख में से मैं सिर्फ यूज कर पाया 3 लाख रुपए, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? सर सबसे पहले ये जो 4 लाख निकाले पर्पस ऑफ स्कीम था, वेरी गुड, कुछ टैक्सेबल नहीं होना था, लेकिन यूटिलाइज सिर्फ कितने किए? 3 लाख, तो 1 लाख में यूटिलाइज नहीं कर पाया तो 1 लाख तो इसमें से टैक्सेबल हो जाएगा। और 2 लाख मैंने निकाले थे फॉर एग्जाम्पल फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन गेस्ट हाउस, तो अगर सर मैंने उसके लिए निकाले तो इसमें से मुझे कुछ भी अलाउड नहीं होगा, ये 2 का 2 लाख क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल।
तो अगर मैंने कुछ भी मिस यूटिलाइज किया या यूटिलाइज नहीं किया तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में मैंने यूटिलाइज नहीं किया या मिस यूटिलाइज किया। तो 3 लाख को बच्चों इनकम मान लेंगे उस पर्टिकुलर ईयर की। ओके, छोटा सा सेक्शन था बच्चों, छोटा सा पॉइंट था। आई होप आप इसको समझ पाए और इसका आप बहुत फ़ायदा उठाएं। आपके पीजीबी की प्रैक्टिस मैनुअल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं, राइट। और भी एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड बातें हैं, वो एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर के साथ देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद। एंड येस, इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारी की सारी वीडियोस आपके इनबॉक्स में, ईमेल के इनबॉक्स में मिलती रहेंगी हमारी तरफ से। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद।